हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी आपका स्वागत है आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में आर्टिकल कहाँ तक पढ़ लिए थे? अनुच्छेद 51 क अच्छी तरह से समझ लिए थे। ये किस भाग में था? तो ये भाग 4। भाग कितने में था? 4 में। आज के इस क्लास में हम लोग मूल अधिकार तथा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इन दोनों में अंतर? क्या है राज्य के मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर? क्या है? इन सब चीज़ों की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। और भाग 4 का जो मौलिक कर्तव्य है उसकी भी चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। समझिए, जो मूल अधिकार है हम लोगों का, ये कहाँ से लाया गया है? देखिए, पहला क्या है? मूल अधिकार, इधर डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछ देता है इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, जो मूल अधिकार है ये भाग संविधान में भाग 3 में रखा गया है और इसको संविधान में भाग 4 में रखा गया है। किसको? डीपीएसपी को। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपका मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार इसको मूल अधिकार को राज्य नहीं छीन सकती है। और इसमें कहा गया है कि इसमें राज्य अपना काम या कार्य कर सकते हैं, उसमें आप बाधा नहीं बन सकते हैं, कार्य कर सकती है। जैसे में समझिए कि मान लीजिए समाज कल्याण के डीपीएसपी किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए। अगर कोई भी राज्य आपके समाज या आपके विकास नहीं करता है, किसी राज्य का कोई भी राज्य, अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, अगर वो मुख्यमंत्री आपके राज्य को विकास नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार के उसको सजा नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी में। आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं डीपीएसपी क्या है, अच्छे से आपको समझा चुके हैं। तो आप इतना समझ गए कि इसमें क्या है कि मूल अधिकार को राज्य नहीं छीन सकती है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपना काम कर सकता है या कार्य कर सकती है। इतना आप समझ गए। इसमें कहा है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब कि आपके अगर मूल अधिकार का हनन होता है, या आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत किस में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 226 के तहत किस में जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। इसमें कहा गया है कि इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इतना आप समझ गए हैं क्यों न्यायालय नहीं जा सकते हैं? अगर कोई आपके विकास नहीं कर रहा है राज्य, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं या उसको सजा नहीं दिला सकते हैं। इतना आप समझ गए। ये जो है मूल अधिकार जन्म से मिलता है, हम लोग को जन्म से ही मिलता है। क्या? मूल अधिकार। डीपीएसपी ये समाज कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए। इतना आप समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि इसको मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो निलंबित कर सकते हैं मूल अधिकार की, ये भी कब कर सकते हैं? राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कब कर सकते हैं? जब राष्ट्रीय हित में आपातकालीन लगा हो। क्या लगा हो? आपातकालीन, मतलब जो देशों के बीच में युद्ध हुआ हो तो उस समय आपके मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति नहीं छीन सकते हैं, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं छीन सकते। इतना आप समझ गए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ डीपीएसपी जो है वो कुछ केस से रिलेटेड है, उसको भी हम बतला देते हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे भी चर्चा कर देते हैं। देखिए जैसे गोलकनाथ हो गए 1967, उनके भी एक डीपीएसपी में केस हुआ था, वो भी एक केस से रिलेटेड चीज़ है। जैसे समझिए जो गोलकनाथ हैं, गोकलनाथ, ये 1967 में, किसमें? 1967 में इसमें कुछ डीपीएसपी से केस से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी चर्चा करेंगे केस से रिलेटेड, कुछ आगे केस से रिलेटेड चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको हम एक ही क्लास में एक ही स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर देंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। केस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी 50-60 केस से रिलेटेड है, उसको हम एक ही क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। इतना आप समझ गए हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? आगे पढ़ना हमको भाग 4 क। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? भाग 4। भाग 4 में कहाँ तक पढ़ लिए थे? अनुच्छेद 36 से 51 तक अच्छे से समझ लिए थे, अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हमको स्टार्ट करना है भाग 4 क। भाग 4 क में किस चीज़ की चर्चा है? मूल या मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। किसमें? भाग 4 क में। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये समझेंगे कि मौलिक या मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है। ये जो लागू होता है वो देश के नागरिकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? देश के नागरिकों पर। जैसे समझिए, जैसे जो डीपीएसपी था, डीपीएसपी ये किस पे लागू होता था? राज्य पर लागू होता था। राज्य का डीपीएसपी कहता था कि हर एक काम, जैसे में समझिए जो राज्य है वो समाज कल्याण करेगा। हर एक राज्य समाज कल्याण कर अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ विकास करेंगे। ये किसमें कहा गया था? डीपीएसपी में। इसमें कहा गया है कि हर एक नागरिक अपने मूल कर्तव्य, जैसे में नागरिकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, इन सब किसकी मौलिक कर्तव्य है? नागरिकों की। जैसे में हम लोगों की मौलिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक इमारतों, जैसे सार्वजनिक शहर सामान को रक्षा करें। जैसे में इमारतें हो गए, इमारतें में जैसे कौन होंगे? तो लाल किला। इन सब चीज़ों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हम लोग कर्तव्य। राज्य का भी कर्तव्य है, हम लोग का भी, दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राज्य अकेले नहीं कर सकता। अगर जनता चाहे, मान लीजिए जनता रक्षा कर ही नहीं रही है और राज्य अकेले क्या करे, तो इन दोनों से मिलन से कहा गया है इसमें मौलिक कर्तव्य में कि दोनों व्यक्ति, राज्य और नागरिक, इन दोनों व्यक्तियों किसकी रक्षा करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। कौन कौन? मौलिक कर्तव्य यानी देश के नागरिक और राज्य। इतना आप समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। समझिए, देखिए जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक कर्तव्य है, क्या है? मौलिक कर्तव्य।
ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया है? तो यूएसए से, एसएसआर यानी सॉरी यूएसए से नहीं, एसएसआर रसिया से यानी रूस से लाया गया। कहाँ से लाया गया है? रूस से। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य उसे सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? तो वह है जापान। कौन है? जापान। वो देश है जापान। क्योंकि जो हम लोग अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं? रसिया से। क्योंकि यहाँ की मौलिक कर्तव्य काफ़ी अच्छी थी जापान के अपेक्षा, इसलिए हम लोग कहाँ से लाए? रसिया से यानी रूस से लाए। तो आप इतना समझ गए कि मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है? तो प्रत्येक नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को क्या लागू होता है? मौलिक कर्तव्य। देखिए, जब मौलिक कर्तव्य हमारे देश में लाया गया, कौन? जब हमारा मौलिक कर्तव्य हमारे देश में लाया गया, तो इसको मान लीजिए संविधान में रखने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन तो करना ही पड़ेगा। तो संशोधन किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जो समिति लाई गई किसके लिए? मौलिक कर्तव्य को संविधान में रखने के लिए एक समिति बनाया गया, जिस समिति का नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उस समिति का नाम। इसको समझिए, ये किसके सिफारिश पर लाया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसके सिफारिश पर लाया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अब समझिए कि संविधान में इसको कौन सा संविधान संशोधन करके इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में रखा गया? तो वो संविधान है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 1976 में इसको कहाँ रखा गया? भारत के संविधान में। समझिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0। क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हम लोग लाए उसको कब लाए? 1976 में। हम लोग का संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर को। इतना आप लोग जानते ही होंगे कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उस समय जब संविधान बन रहे थे कितनी थी? 0। इसको 1976 में कितना जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बता देते हैं कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य ये 42वां संविधान संशोधन का कितना लागू, जो मौलिक कर्तव्य हमारा 42वां संविधान संशोधन कितना लागू किया गया था? 10। एक और लास्ट में एक बाद में और लाया गया 86वां संविधान संशोधन कर कब लाया गया? 2002 में। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को लाया गया। क्या लाया गया? एक और मौलिक कर्तव्य को लाया गया। कब लाया गया? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन करके लाया गया था? 86वां संविधान संशोधन करके। इसमें किस चीज़ की चर्चा थी? शिक्षा की। किस चीज़ की चर्चा थी? शिक्षा की। इतना आप समझ गए? शिक्षा की चर्चा थी। इसको अभी हम बताएंगे। टोटल कितना हो गया? हमारे टोटल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हो गए या मौलिक कर्तव्य हो गए? 11। कितने हो गए? 11। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कितने लाया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में कितना लाया गया? 1। तो टोटल कितने हो गए? 11। तो
तो हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन रहता है 11, उसी को ट्रिक कीजिए क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। इतना आप समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वो मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं वो कौन कौन है उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए इसमें कहा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो आपका ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, इसको अगर देश के नागरिक नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या उसको सजा मिल सकती है? वो नहीं मानेगा तो मौलिक कर्तव्य नहीं मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं जिसको नहीं मानेंगे तो आपको सजा दिया जा सकता है। तब सजा दिया जा सकता है जब संसद उसके लिए कुछ कानून बना दे। जैसे में समझिए, जैसे में राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज, और इन दो चीज़ों के आप आदर नहीं करते हैं तो संसद इसके लिए कुछ कानून बनाई है। उसको हम आगे समझाएं कानून क्या है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, इसकी आप सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं तो आपको सजा दिया जा सकता है। आपको दंडनीय अपराध में शामिल करके आपको सजा दिया जा सकता है। इतना आप समझ गए? तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं या मौलिक कर्तव्य हैं जिसको नहीं मानने पर संसद आपको सजा दे सकती है। वो कौन कौन है? 11 है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसको आप अच्छे से आपको समझा देते हैं वो कौन कौन है। तो एक एक का आप अच्छे से समझिए। इसमें कहा गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह अपने देश के संविधान का आदर्शों एवं संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। जैसे में समझिए, कहा गया है पहले में कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपने देश के संविधान के आदर्शों एवं संस्थाओं का एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अगर वो व्यक्ति आदर नहीं करता है तो उसको सजा दिया जा सकता है। इतना आप समझ गए? दूसरा कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए आप उसके आदर्शों का पालन करें। क्या करें? आदर्शों का पालन करें। ये दूसरे में कहा गया है, ये दूसरा मौलिक कर्तव्य हर नागरिकों को फॉलो करना पड़ेगा, हर नागरिकों को मानना पड़ेगा। क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए उसके आदर्शों को पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है? नारा, राष्ट्रीय नारा, उसको आपको फॉलो करना है, उसका बेइज्जत नहीं करना है, उसको किसी प्रकार के किसी भी स्थिति में उसको नारा राष्ट्रीय आंदोलन क्या करना है? पालन करना है। किसमें कहा गया है? दूसरा में। तीसरा में कहा गया है कि देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा करना है। ये किसका कर्तव्य है? हर नागरिक को कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करे। इतना आप समझ गए? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 थे हैं, इसको याद रखिएगा, और 9 और 7 थे हैं उसको भी आपको लिखवा देते हैं।
चलिए आगे समझते हैं। जो चौथा है उसमें कहा गया है कि अपने देश के संप्रभुता और एकता एवं अखंडता की रक्षा करना है। क्या करनी है? रक्षा करनी है। हर नागरिकों का कर्तव्य होगा, हर नागरिकों का यह मूल कर्तव्य होगा कि अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। पांचवा कहा गया है कि हर अपने देश के सभी व्यक्ति या सभी नागरिक मेल मिलाप या भाईचारा बना के रखना है। इतना आप समझ गए। ये किस में कहा गया है? पांचवा में कहा गया है कि हर देश के मौलिक कर्तव्य होगा कि अपने देश के सभी नागरिकों के मेल मिलाप या भाईचारा बना के रखना है। यानी झगड़ा किसी धर्म से नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म से लेकर नहीं लड़ेगा, अपने क्या करने का मेल मिलाप कराना है, अपने भाईचारा को रखना है। किस में कहा गया है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है। इतना आप समझ गए। छठवां किस चीज की चर्चा है? कहा गया है कि हर व्यक्ति देश के आवाहन करने पर या देश के बुलाने पर हर व्यक्ति को देश के रक्षा करने के लिए प्रस्तुत रहना है। क्या रहना है? प्रस्तुत रहना है। इसका मतलब कि कोई भी राज्य अपना देश और किसी व्यक्ति को बुलाती है कि आप आइए हमारे देश की रक्षा करिए, तो आपको वहां जाना है। क्यों है? आपका मौलिक कर्तव्य है। इतना आप समझ गए। किस में है ये? छठवां में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं और चार चीज है उसको भी समझ लेते हैं। समझिए, जो सातवां है इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना से आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है और इसके विचार को आपको आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। किसमें कहा गया है? मौलिक कर्तव्य में। किसका होता है? सातवां। कहा गया है हर नागरिक की मौलिक कर्तव्य है कि अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना अपने अंदर बनाए रखें, अपने उसके विचारों को अपने अंदर बनाए रखें। जैसे में समझिए, बहुत लोग समझते हैं क्या? भूत प्रेत क्या है? वैज्ञानिक हिसाब से नहीं है। भूत प्रेत वैज्ञानिक हिसाब से नहीं है, लेकिन इस तरह देखेंगे गांव में तो अभी भी लोग जानते हैं कि भूत प्रेत हैं, लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से कहा गया कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। उसी को कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि अपने अंदर वैज्ञानिक चीज़ों को अपने अंदर फॉलो करें, वैज्ञानिक चीज़ों को मानें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलें। किसी भी बेकार या फालतू चीज़ों को अपने अंदर ना अपनाएं। ये किस में कहा गया है? सातवां में। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां में कहा गया है कि पर्यावरण वन्य जीव
इन सब की रक्षा करना, इन सब की रक्षा करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। जैसे समझिए, जैसे कहा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि वन्य जीव एवं वन्य किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि अपने राज्य के पर्यावरण, वन्य जीव की सबकी रक्षा करना किसका है? नागरिकों का। किसका कर्तव्य है? ये नागरिकों का। ये किसमें कहा गया है? 8वां में। 9वां क्या है उसको समझिए। 9वां में कहा गया है प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों का अपने से ज़्यादा भलाई करे। जैसे में समझिए, इसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक अपने नागरिकों का भलाई करे, सभी इकट्ठित रहें, अखंडता रहे, सब में एकता बनी रहे, सब संगठित रहें। किसमें कहा गया है? 9 में। किसमें कहा गया है? 9 में। आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या कहा गया है उसको समझिए। 10 में कहा गया है हर व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है। ये किसमें कहा गया है? 10 में। किसमें कहा गया है? 9 में। 10 में। किसमें कहा गया है? 10 में। मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति का हो कि अपने सार्वजनिक सामान, जैसे में इमारतें में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, या जो भी इंडिया गेट, बहुत से ऐसे ताजमहल हो गए, क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। तो हर व्यक्तियों का नागरिक है कि उसकी क्या करे? रक्षा करे। ये किसमें कहा गया है? 10 में। 11 में कहा गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजे? स्कूल। प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल भेजे। किसमें कहा गया है? 11 में। 11 में कहा गया है कि हर व्यक्ति, हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल में भेजे। किसमें कहा गया है? 11 में। इसको कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। और जो ये 10 मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, ये किसको कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। चलिए, जो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या हो गया? पूरी तरह समाप्त हो गया। समझिए, देखिए, जो भाग 4, उसको भी हम पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम भाग 4 का इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसमें 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, जिसको आपको अभी एक एक करके लिखवा भी दिए हैं, अच्छे से समझा भी दिए हैं। देखिए, इतना चीज़ किसमें है? भाग 4 में। एक जो भाग 4 में, इसमें किस चीज़ की चर्चा था? DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा थी। आपको बता दिए हैं कि मूल अधिकार और DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, इसको भी आपको एक एक करके अच्छे से लिखवा दिए हैं, समझा भी दिए हैं। इतना आप समझ गए। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे भाग 5। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझिए। जो भाग 5 है, भाग जो 5 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि समझिए, इसमें जो है 51 आर्टिकल 52 से कहाँ तक है? 151 तक। इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? 100, यानी 100 आर्टिकल हैं। 100
अनुच्छेद है, 100 अनुच्छेद है। किसमें? इसी में सब चीज़ की चर्चा। इसमें मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसा होता है, CAG कौन होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा किसमें है? भाग 5 में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।